जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं वीरक्षा त्रिवेदी विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा और समझने की कोशिश करना ये चैप्टर को, क्योंकि ये है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड मूड कोर्ट की एक्सरसाइज विथ इंटर्नशिप। तो जो थर्ड ईयर एलएलबी वाले स्टूडेंट हैं, उनके जो प्रैक्टिकल वाइवा ओरल होते हैं, उसके लिए लगभग 45 से 50 क्वेश्चन एंड आंसर आज मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो विधि की एकदम सरल लैंग्वेज में एक स्टूडेंट आसानी से समझ सके, ऐसी भाषा का मैं प्रयोग करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है, ये हर कोई अधिवक्ता के लिए, आम जनता के लिए जिसके कोर्ट में केस चल रहे हैं या उनको डर है कि कहीं केस हो सकता है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। ठीक है, तो देखो, मूड कोर्ट एक्सरसाइज यानी इंटर्नशिप में आपके 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें मूड कोर्ट जो होती है, एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया का मंच होता है मूड कोर्ट, जिसमें आदेश को पारित नहीं करवाया जाता। ठीक है, एक तरह से डेमो। ये 30 मार्क का होएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रायल इन 2 केस, 1 क्रिमिनल एंड 1 सिविल, ये आपके 20 मार्क्स के होंगे। और तीसरा पार्ट आपका आएगा इंटरव्यूइंग टेक्निक्स एंड प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड इंटर्नशिप डायरी, 30 मार्क की है। और आपका वाइवा होएगा 20 मार्क्स का। तो पूरे सब्जेक्ट वाइज मैंने कवर किया है। अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो जो इंटरव्यू लेने आएंगे, प्रैक्टिकल लेने आएंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभिवचन क्या है? तो आप कैसे जवाब दोगे? आदेश 6 नियम 1, अभिवचन से वादपत्र तथा लिखित कथन अभिप्रेत है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, अभिवचन के मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो आपको मैंने 4 टॉपिक बहुत ही अच्छे से पहले वाली वीडियो में याद कराया था। तो आप ऐसे लिखना, सिर्फ टॉपिक बोलना है आपको, अंदर का पैराग्राफ नहीं समझाना। अगर पूछा जाए तो ही आपको समझाना है, बाकी जो क्वेश्चन है उसी पे ही ध्यान देना है कि क्या कहना चाहता है, मेन टॉपिक बताने हैं। तो आपको फिर सेकंड पॉइंट बताना है कि सारभूत तथ्य की घटनाओं का उल्लेख होना चाहिए, घटनाओं का नहीं। तीसरा है संक्षिप्त किंतु स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, यानी सबसे छोटा और एकदम स्पष्ट उल्लेख करना है। और चौथा है तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, साक्ष्यों का नहीं। ठीक है, हमने देखा था आगे वाली वीडियो में कि एविडेंस नहीं बताने आपको। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है आपका, वाद पत्र में संशोधन कौन करते हैं? तो वादी एवं प्रतिवादी तथा न्यायालय, ये लोग संशोधन कर सकते हैं। तो आदेश 6 नियम 16 व 17 संशोधन की सूचना देकर संशोधन कर सकते हैं। चौथा पूछ सकते हैं कि संशोधन की सूचना देना आवश्यक है? तो आप जवाब दोगे यस। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, अभी हस्तांतरण क्या है? तो किसी संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अंतरण, जो लिखित दस्तावेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपने कन्वेनियंस में देखा था। 6 क्वेश्चन है आपका, साझेदारी नामा क्यों बनाया जाता है? साझेदारी नामा आप समझ लेना, और डरना मत कि साझेदारी क्या होगी। साझेदारी मतलब एक तरह से भागीदारी। तो भागीदारी नामा क्यों बनाया जाता है, उसका आपको जवाब देना है। तो ऐसा बोलोगे आप आगे जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको, कि 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त व्यापार करने हेतु भागीदारी नामा या साझेदारी नामा बनाया जाता है। और लिखित में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे कोई भी विवाद होता है तो उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि ये मध्यस्थम के जरिए हम विवाद का निपटारा करेंगे। ठीक है, ये पूछे तो आपको बताना है, बाकी सिर्फ साझेदारी नामा क्या है यही बताना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। उसमें आपसे साझेदारी की परिभाषा पूछ सकते हैं। तो आपको अधिनियम के साथ बताना है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे कारोबार के लाभ में हिस्सा पाने का करार लिखित तौर पर किया हो। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो, पर धारा का उल्लेख करोगे तो ज़्यादा प्रभाव अच्छा रहेगा। 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। 8वां नंबर, साझेदारी में कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि कम से कम 2। ठीक है, क्योंकि साझेदारी 2 से अधिक व्यक्तियों में भी हो सकती है और 2 में भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मुख्तियारनामा क्या है?
तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मुख्तियारनामा एकदम से समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ये शब्द है पावर ऑफ अटर्नी। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने का अधिकार प्रपत्र द्वारा देता है, यानी कि लिखित में देता है। फिर इसके बाद वो दूसरा सवाल ये भी कर सकते हैं कि मुख्तियारनामा आम और खास क्या है। तो आम में आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्तियारनामा आम का मतलब समस्त कार्यों के लिए, और मुख्तियारनामा खास का मतलब है किसी विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कितनी बार वसीयत लिख सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे आंसर देना है कि चाहे जितनी भी बार वसीयत लिखे, लेकिन अंतिम वसीयत मान्य होगी, यानी फुल एंड फाइनल, लास्ट इज द बेस्ट। ओके। 12 नंबर है, कौन सी वसीयत प्रभावी होगी। तो आप यही बताओगे, अंतिम वसीयत प्रभावी होगी। ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, वसीयत कितने रुपये के स्टाम्प पर लिखी जाती है। बहुत ही अच्छे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपके बुक में है ही नहीं, परंतु ये जनरल नॉलेज में बहुत काम में आएंगे। तो आप लिखोगे साधारण कागज पर लिख सकते हैं, कोई स्टाम्प आवश्यक नहीं है। फिर पूछ सकते हैं डीजे और डीएम में अंतर बताओ। तो डीजे में आप बोलोगे कि डीजे न्यायिक कार्यवाही करते हैं और डीएम प्रशासनिक कार्यवाही करते हैं। फिर पूछेंगे डीजे और सीजे क्या है। तो सिविल कार्यवाही तथा सेशन दांडिक कार्यवाही के समय उनको सीजे कहा जाता है और डीजे कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मूट कोर्ट साधारण कोर्ट में अंतर बताओ। तो मूट कोर्ट में फैसले लागू नहीं करवाए जा सकते, जबकि साधारण कोर्ट में फैसले लागू करवाए जाते हैं। ठीक है। मैंने समझाया था वीडियो की शुरुआत में, मूट कोर्ट एक तरह से डेमो और न्यायिक प्रक्रिया दिखाते हैं, कोई उसके फैसले लागू नहीं करवाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या वाद पत्र बिना न्यायालय शुल्क के प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट फीस के बिना आप वाद पत्र दायर कर सकते हैं। तो आप जवाब दोगे हाँ, क्योंकि जब निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत होता है तब कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती। शपथ पत्र क्या है। तो शपथ पत्र आपने देखा होगा कि हर वाद पत्र के, और ये जो होते हैं आपके ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में मैंने समझाया था, नीचे शपथ पत्र सत्यापन जो होता है उसके बारे में पूछ रहे। तो न्यायालय एवं मैजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष किया गया सत्यापित कथन, उसे शपथ पत्र कहा जाता है। जमानत क्या है। ठीक है। आप जमानत तो कई बार सुने होंगे, पर उसका मीनिंग भी समझना जरूरी है। जमानत मतलब अभियुक्त का जब विचारण चल जाता है ना, उसके दौरान सशर्त रिहाई की जाती है, यानी कि विचारण के दौरान कुछ समय मिलता है न्यायालय को, उसको दोष सिद्ध या दोष मुक्त कराने के लिए कुछ समय दिया जाता है। ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 437 का प्रार्थना पत्र कहाँ लगाया जाता है। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। फिर पूछ सकते हैं आपसे कि 438 का प्रार्थना पत्र, तो आप लिखोगे अग्रिम जमानत के लिए सेशन या उच्च न्यायालय में लगाया जाता है। 439 का पूछेंगे तो आप जवाब दोगे सेशन न्यायालय में, जब 437 का प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाता है तब लगाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से जवाब दोगे। 23 नंबर क्वेश्चन है परिवाद क्या है। तो मैजिस्ट्रेट को कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से की गई मौखिक या लिखित प्रार्थना जो ज्ञात या अज्ञात हो सकती है, परंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की शक्ति बताओ। तो आप अगर सेक्शन बताओ तो वेल एंड गुड, आप बोल सकते हो कि सेक्शन 9 के अंतर्गत 3 साल का कारावास व अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना या सामुदायिक सेवा या दोनों से वो दंडित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे चार्ट में मैंने समझा रखा है। अभी एक और पिरामिड वाला चार्ट मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है ये। ठीक है। फिर पूछ सकते हैं कि जो न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग है उनकी शक्ति बताओ। तो आप बोलोगे कि 1 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं, साथ में सामुदायिक सेवा का दंड भी दे सकते हैं। ये भी धारा 9 के हिसाब से आप बोलोगे। फिर वो पूछ सकते हैं आपसे कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की शक्ति बताओ। तो धारा 10 के हिसाब से। ठीक है। 7 वर्ष का कारावास या असीमित जुर्माना या दोनों। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेशन न्यायाधीश की शक्ति बताओ।
तो आप लिखोगे आप बोलोगे धारा 22 के हिसाब से मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है सेशन न्यायालय। ठीक है। फिर पूछ सकते हैं कि सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की शक्ति बताओ, तो आप सीधा बोलोगे 2 लाख तक के वाद सुन सकते हैं वो। फिर सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की शक्ति बताओ, तो 2 लाख से 5 लाख तक के वाद वो सुन सकते हैं और उसके हिसाब से वो सजा या दंड का प्रावधान दे सकते हैं। अब जो मैंने पहले वाली जो वीडियो बताई थी उसमें पिरामिड के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। तो आपका जो ये चार्ट मैंने बना के दिया है इसको परमानेंट मेमोरी में फिट करना ही करना है, कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने वकीलात सब्जेक्ट को चुना है तो ये आपके ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। ठीक है। ये पिरामिड को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले जो ऊपर का ट्रायंगल है जो एकदम टॉप में है वो है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे आएगा उच्च न्यायालय। हर एक राज्य में होता है ये उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। किसी किसी राज्य में 2 न्यायालय होते हैं, जैसे कि जयपुर और जोधपुर राजस्थान के हैं, और कभी कभी 2 राज्यों के बीच में 1 न्यायालय भी होता है। ठीक है। फिर उसके नीचे आते हैं सेशन न्यायालय, जिला व सत्र न्यायालय जिसे हम कहते हैं। फिर उसके अंडर में आते हैं अपर सेशन न्यायालय। ठीक है। और फिर हर एक स्टेट में ये 3 पार्ट होते हैं, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू, जो मैंने 3 इधर डायग्राम के माध्यम से लिखा हुआ है। सिविल में आप देखो इसमें भी मैंने 3 करे हैं पार्टीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट जज 1, सबऑर्डिनेट जज 2, जिसे हम जिला न्यायाधीश कहते हैं, सिविल वरिष्ठ जज कहते हैं और सिविल न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है। तो जो जिला न्यायाधीश है वो 5 लाख से ऊपर के मामले सुनते हैं, सिविल वरिष्ठ जज जो होते हैं वो 2 से 5 लाख तक के मामले सुनते हैं, और सिविल न्यायाधीश जो 2 लाख तक के मामले सुनते हैं। अब हम आते हैं क्रिमिनल पार्ट में। तो क्रिमिनल के जो केस होते हैं उसमें भी 3 तरह के ये डिपार्टमेंट मैंने बना रखे हैं। सबसे पहले आता है सेशन कोर्ट, फिर आता है JMFC यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आता है JMSC यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है। अब हम आते हैं रेवेन्यू कोर्ट की ओर। तो उसमें भी आपके 3 से 4 मैंने इधर पॉइंट लिखे हुए। सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व बोर्ड जिसे कहते हैं। अब जैसे राजस्थान का राजस्व बोर्ड कहाँ है, तो आप बोलोगे अजमेर में। फिर उसके नीचे आता है कॉमर्शियल कलेक्टर, फिर उसके नीचे तहसीलदार, और उसके नीचे असिस्टेंट तहसीलदार जिसे हम सह तहसीलदार कहते हैं। ठीक है। तो इस चार्ट को आप लाइफ टाइम मेमोरी में फीड कर लो, स्टोरेज कर लो। ठीक है। और अगर याद नहीं रह रहा हो ना तो एक बहुत ही अच्छे से आप डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में, और अपना जो भी स्टडी रूम है उसमें आप चिपका दो। आते जाते 2-3 बार देखोगे डेली तो परमानेंट याद रह जाएगा। फिर ये जो बेसिक से सवाल है वो ऐसे आ सकते हैं कि FIR दर्ज कहाँ होती है। ठीक है। तो FIR आपको पता है पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है, और उसमें आप कैसे लिखोगे, थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन का नाम, एरिया का नाम, और वो कहाँ जाती है भी, JMFC यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा रिट याचिका है कौन से अनुच्छेद के तहत दर्ज होती है। ठीक है। तो आप लिखोगे अनुच्छेद 32 एंड अनुच्छेद 226। ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगती है। फिर पारिवारिक न्यायालय में कौन कौन से केस दर्ज होते हैं, सीधा ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आप बताओगे विवाह के, तलाक के, भरण पोषण के, बाल हिरासत, ये सब पारिवारिक न्यायालय में जाते हैं, जो पार्टी वर्सेस पार्टी का प्रारूप रहता है। ठीक है। फिर आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि कौन सी कोर्ट में किस तरह के वाद दर्ज होते हैं। ठीक है। जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में कौन से आपके केस दायर होते हैं, तो आप बोलोगे छोटे आपराधिक मामले, जमानत के, FIR, आदेश, प्राइवेट कंप्लेंट्स, ये सब। ठीक है। फिर पूछेंगे सेशन कोर्ट में किस तरह के वाद आते हैं, तो आप बोलोगे गंभीर अपराध होते हैं, अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं दर्ज होती है, अपील के लिए होती है। ठीक है। फिर रेवेन्यू कोर्ट के पूछे तो आप बोलोगे भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं ना, जिसमें जैसे कि 2 पट्टे हो गए, किसी ने कब्जा कर लिया, खसरा नंबर से रिलेटेड हो, या प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी केस होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। और ये जो 5-6 टॉपिक है जो बेसिक है, जो जनरल नॉलेज के खूब काम आते हैं, ये भी आप परमानेंट मेमोरी में दायर कर लीजिए। कि इसका नाम हमेशा कैसे लिखोगे, वादी बनाम प्रतिवादी। कभी ये नहीं लिखना कि प्रतिवादी बनाम वादी। ठीक है। मतलब जो केस दायर करता है उसका नाम सबसे पहले आता है, प्रथम पक्षकार।
फिर धाराएं और विधियाँ कौन सी रहेगी, तो हमेशा नए कानून के तहत ही धाराएं विधियाँ लिखनी है। ठीक है, अब जैसे BNSS BNS BSA आ गया तो उसी की धाराएं आपको लिखनी है, पुरानी IPC वगैरह नहीं लिखनी। प्रारूप कौन सा रहेगा, तो प्रारूप मैंने समझाया था, स्पष्ट, संक्षिप्त और सारभूत रहना चाहिए और सिर्फ तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, और कौन से क्षेत्र का कोर्ट है, वो आप क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही लोगे। ठीक है, मूल्यांकन कौन सा है, जैसे मैंने समझाया था 2 से 5 लाख के, 2 से नीचे के जो केस होते हैं वो वादी प्रतिवादी के स्थान के हिसाब से आप क्षेत्राधिकार तय करोगे। वाद के स्थान कौन से हैं, हस्ताक्षर, सत्यापन, शपथ पत्र, ये सब अवश्य होना चाहिए। पूरे पेपर आप स्टेपलर करके फिर आगे कोर्ट में वाद दायर करोगे। ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर अपील के बारे में ऐसे पूछ सकते कि अपील कैसे आगे बढ़ जाती है, तो आप बोलोगे कि सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की और वरिष्ठ खंड की जो अपील होती है वो जिला न्यायाधीश को जाती है। फिर जिला न्यायाधीश की जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में जाती है। फौजदारी मामलों की जो अपील होती है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सेशन न्यायाधीश को जाती है, और हाई कोर्ट की जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्लीडिंग क्या है, तो इसमें आपको आंसर देना है कि वाद पत्र व लिखित कथन को प्लीडिंग कहते हैं। फिर ड्राफ्टिंग क्या है, तो आपको जवाब देना है किसी लेख को लिखने की कला। फिर पूछेंगे कन्वेंसिंग क्या है, तो किसी व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करने वाला प्रारूप। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि मुख्तियारनामा, भागीदारीनामा। फिर पूछ सकते हैं कि कब अजमानती अपराध में जमानत देने से न्यायालय मना कर सकती है, तो आपको जवाब देना है कि जब अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास का हो तब। फिर बिना वारंट से पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जवाब देना है कि CRPC के सेक्शन 41, 43, 123E, 151 और 432 के तहत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और पूछे कि कौन कौन सी सिचुएशन में, तो आपको ऐसे आंसर देना है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर संज्ञेय अपराध कोई करता है या कोई विश्वसनीय सूचना, संदेह या शिकायत हो, तो ऐसे संज्ञेय अपराध में जहां 7 साल की अवधि का कारावास का दंड मिल सकता है, ऐसे अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, अपराध रोकने के लिए भी बिना वारंट से वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोमिसरी नोट क्या है, तो किसी कार्य को करने हेतु दिया गया वचन या लिखित प्रारूप, उसे प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि हम 10,000 देने का वचन देते हैं। ठीक है, वो प्रोमिसरी नोट हो गया। फिर पूछ सकते हैं कि रिट कहाँ पर की जाती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 के तहत। फिर मूट कोर्ट से आप क्या समझते हैं, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकली नॉलेज का ये सवाल है कि काल्पनिक न्यायालय का मंच, एकदम सीधा सटीक आपको ये आंसर देना है, जिसमें न्यायिक कार्यवाहियाँ बताई जाती है, कोई आपको आदेश नहीं होता है, न उसको लागू कराया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिट के प्रकार बताओ, तो जैसे मैंने बहुत ही अच्छा चार्ट द्वारा समझाया था वो आप देख सकते हो, और आपको मेन टॉपिक बताना है तो 5 टॉपिक बताओगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, चौथा उत्प्रेषण और 5वां प्रतिषेध। तो ये रिट याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी, हाय मैम प्लीज़ कॉल क्विकली, उसके पहले पहले अक्षर से आप 5 रिट याद कर लोगे। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिक्री और आदेश में अंतर बताओ, ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। फिर आपसे ये जो सवाल है वो आप खुद तैयार करोगे, और मेरी पिछली वीडियो में भी आपको मिलेंगे कि जमानतीय व अजमानतीय अपराध में अंतर बताओ, अधिवक्ता का नामांकन कैसे होता है प्रक्रिया समझाओ, कुशल अधिवक्ता के कर्तव्य व अधिकार समझाओ, निशुल्क विधिक सहायता क्या है, लोकहितवाद क्या है ये समझाना है यानी कि PIL। फिर वृत्तिक औचार क्या है यानी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये समझाओ। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस बार काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, उसका सचिव कौन है, और कैसे चुनाव होते हैं। ये मेन प्रैक्टिकल के सवाल आपको इसी सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है। और लेटेस्ट जो करंट अफेयर है कोर्ट को लेकर, 2-4 केस जो चल रहे हैं मेन वो आपको लीडिंग केस भी याद करके जाने हैं,
ठीक है। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको इंटरव्यू देना है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज के ज़रूरी है आपकी वकालत करने के लिए, वो आपसे पूछे जाएंगे। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एकदम सीधे और आँख में आँख मिला के बात करनी है, बिल्कुल घबराए बिना। ठीक है। और कोई सवाल नहीं आता है तो आपको पास बोल देना है, झूठे मूठे या फिर अलग धाराएं नहीं बतानी। तो ऐसे ही विधिवाणी जुडिशियल चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।